इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस होते हैं स्पेशली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम आइडियल एंड नॉन आइडियल की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है? ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। हमने अपने 11th क्लास में पढ़ा था गैसेस के बारे में। गैसेस को भी हम आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, और ये क्लासिफिकेशन हम करते थे ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस लॉ, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। उसी तरह से सॉल्यूशंस में भी हम ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ हम सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करें उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल हम राउल्स लॉ में पढ़ते हैं कि हमारे पास है लिक्विड, ये है प्योर लिक्विड ए, और सेकेंड लिक्विड है हमारे पास लिक्विड बी। ये दोनों कैसे है? वॉलेटाइल लिक्विड है, वेपर्स बनाएंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सोल्यूशन बनाएं और इस सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे, ए एंड बी, इसमें दोनों प्रेजेंट हैं। प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, प्योर लिक्विड बी के लिए वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी, और यहाँ पे सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी, जिसको हम अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए काई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी नॉट बी काई बी। यही एक्सप्रेशन आता था ना टोटल वेपर प्रेशर का हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ये बात की हमने राउल्स लॉ के बारे में। इसके अलावा हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को और पैरामीटर्स पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लेते हैं हम जैसे वॉल्यूम। ये जो प्योर लिक्विड ए है हम मानते हैं इसका वॉल्यूम है V1, और जो प्योर लिक्विड बी है इसका वॉल्यूम को हम लेते हैं V2, और हमारे पास ये जो फाइनल वॉल्यूम आया, सोल्यूशन बना, तो जो उसका फाइनल वॉल्यूम आया हम उसको मान लेते हैं VF। तो नॉर्मली अभी तक हम जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम क्या समझते हैं कि हमने दो चीजें मिक्स की, कंबाइन की, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो उन दोनों का सम होगा। तो हम अभी तक तो ये सोचते थे कि V फाइनल शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2, मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम होता है मिक्स करने के बाद, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वो क्या होगा V फाइनल माइनस ब्रैकेट में V1 प्लस V2, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर VF मतलब V फाइनल और V इनिशियल जो था सम ऑफ V1 प्लस V2 वो इक्वल होंगे तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लिक्विड A लिया 10 ml, लिक्विड B भी हम लेते हैं 10 ml, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर होगा फ्रॉम कंपोनेंट A एंड B वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 ml। अब यहाँ पे अगर 20 ml होता है वो तो एक आइडियल केस हो गया। ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये जरूरी नहीं यहाँ पे 20 ml ही हो, मतलब 10 ml मिक्स करके आइडियली 20 ml होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये 20 ml ही हो। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और जिन सॉल्यूशंस में ये आइडियल केस से ज्यादा हो या कम हो उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि ये वॉल्यूम डिफर कर सकता है आइडियल केस से? इसका रीजन छुपा है इंटरेक्शंस में। अब देखो यहाँ लिक्विड ए में इंटरेक्शंस क्या होंगी? लिक्विड ए की इंटरेक्शंस होंगी ए ए, लिक्विड बी में इंटरेक्शंस होंगी बी बी, और सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दोनों हैं तो इसकी इंटरेक्शंस होंगी ए बी। ठीक है, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो हमारा जो लिक्विड ए है वो सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होंगी, और लिक्विड बी सोल्यूट है तो ये सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस होंगी, और ए बी मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी बी के मॉलिक्यूल्स में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ए बी के मॉलिक्यूल्स में भी मिलेगी
मीन्स ए बी के मॉलिक्यूल्स में भी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो सेम होगी ए और बी के मॉलिक्यूल में। तो उस केस में हमारे पास वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी दूर ए है जितनी दूर बी है उतनी ही दूर ए बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगी, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग उस केस में हमारे पास 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी मॉलिक्यूल, तो उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो ए बॉन्ड है और बी बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे तभी तो हमारे पास ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। इसीलिए हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए कि ये जो ए और बी बॉन्ड है ये इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड ब्रेकिंग में, और हमारे पास सोल्यूशन में ये ए बी बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। मींस ये इन्वॉल्व होगा बॉन्ड मेकिंग में। और हमें पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट क्या होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हीट क्या होती है, हीट अब्सॉर्ब्स, और बॉन्ड मेकिंग में हमारे पास हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी लग रही है, बी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें लगती है 20 जूल एनर्जी, तो आइडियल केस में ए बी बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इट शुड बी 30 जूल, राइट। 10 जूल प्लस 20 जूल, इट शुड बी 30 जूल। आइडियली 30 जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन ये एक आइडियल केस होता है। मतलब सोल्यूशन फॉर्म होने के बाद चेंज इन इंथैल्पी इफ इट इज इक्वल टू 0, अगर कोई चेंज नहीं होता, मान लो हमारे पास 10 जूल 20 जूल और फाइनल हमारे पास हीट रिलीज होती है 30 जूल, तो वो एक आइडियल केस होगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे 40 जूल आ गई, हीट रिलीज 40 जूल आ गई और हीट अब्सॉर्ब थी 30 जूल, तो इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0 और ये हमारे पास नॉन आइडियल केस होगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को आइडियल एंड नॉन आइडियल में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। फर्स्ट है जैसे राउल्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ के एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे वो होंगे आइडियल सॉल्यूशंस, और जो नहीं करेंगे वो होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड हमने देखा कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वो क्या होगा, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। थर्ड हमने देखा कि डेल्टा एच मिक्सिंग मींस चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, ये क्या होगा, विल इट बी इक्वल टू 0 और विल नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है या हमारा सोल्यूशन एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसके अलावा एक पैरामीटर है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इट मींस कि हमारे पास जो प्योर लिक्विड है, लिक्विड ए में जो इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, वो कैसी होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी या वीक होंगी एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। तो कोई भी सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो हम इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। राउल्स लॉ, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हम आइडियल सोल्यूशन के लिए इन सब पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे कि वो कैसे होने चाहिए, एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस के केस में ये पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, ये स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर कितना आता था, ये आता था P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, अगर हमारा सोल्यूशन ए और बी कंपोनेंट का मिलके बना हुआ है, तो ये आता था हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब ये जो है ये एक तरह से कैसे हम कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होता था। ठीक है, हम एक टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट रन करते हैं और फिर टोटल वेपर प्रेशर देखते हैं कितना होता है।
तो ये हुआ P टोटल ऑब्जर्व। अगर ये इक्वल टू हो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के, मींस जितना हमने कैलकुलेट किया था टोटल वेपर प्रेशर और उतना ही हमने ऑब्जर्व किया, उतना ही हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, वो सेम हो, उस केस में राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। देन इट इज ए आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्लियर है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। दीज आइडियल सॉल्यूशंस शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और यहाँ पे सिर्फ टोटल ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ही कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ये जो राउल्ट्स लॉ के दूसरे एक्सप्रेशन है, मतलब पी ए ऑब्जर्व्ड should also be equal to P naught A chi A. Similarly for PB observed should be equal to P naught B chi B. ये भी तो राउल्ट्स लॉ ही है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन इसको भी फॉलो करता है। अब सेकंड देखते हैं हम, डेल्टा वी मिक्सिंग। आइडियल केसेस में डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन छिपा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। मतलब ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो ए की इंटरेक्शंस हैं और जो बीबी की इंटरेक्शंस हैं, दे आर इक्वल टू इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। मतलब जैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल्स में थी, वैसी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बी के मॉलिक्यूल में है, और सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें मिलती हैं ए बी के मॉलिक्यूल्स में। मींस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना बढ़ी और ना ही कम हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स प्योर स्टेट में जितने जितने दूर थे उतनी ही दूर सॉल्यूशन फॉर्म होने पे है, ना तो ये एक दूसरे के पास आए और ना ही दूर गए। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आइडियल केसेस में अगर हम 100 ml ऑफ लिक्विड ए लेते हैं और 100 ml ऑफ लिक्विड बी लेते हैं, तो हमारे पास 200 ml ऑफ टोटल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी। थर्ड है, आइडियल केसेस में डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? ये होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। ये भी 0 होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी सेम है, इसका रीजन भी है इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस, इसमें जितनी हीट अब्सॉर्ब होती है, यहाँ पे ए एंड बी की हीट अब्सॉर्ब होती है, दैट इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। समझ आया? तो ए बॉन्ड को ब्रेक करने में और बी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हीट हमारे पास अब्सॉर्ब हुई उतनी ही हीट हमारे पास रिलीज हो जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जितनी हीट अब्सॉर्ब हुई उतनी ही हीट रिलीज हो गई, तो नेट हीट क्या होगी? वो 0 होगी। तो नेट चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा? वो होगा 0। जैसे ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 10 जूल, बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए 10 जूल, और हमारे पास हीट रिलीज हुई है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड, वो है इक्वल टू 20 जूल। तो यहाँ पे हमने देखा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुआ? वो हुआ इक्वल टू 0। जो सॉल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और उसमें चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0,
और हमने ये भी स्टडी किया था कि इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स should be equal to interactions between BB molecule and this should be equal to interactions between AB molecules. तो जो सॉल्यूशंस इन कंडीशंस को फॉलो करे वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखते हैं ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इनका ग्राफ भी कैसा होगा, राउल्ट्स लॉ जैसा। हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था ना ग्राफ, वैसा ही ग्राफ होगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। यहां पे भी हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ही लेते हैं ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है हमारे पास सिर्फ प्योर लिक्विड ए, यहाँ पे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है 1, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो वेपर प्रेशर आएगा वो होगा पी नॉट ए, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज होती जाएगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज होती जाएगी, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक लीनियर लाइन आ जाती है पी ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। और फॉर आइडियल गैस पी ए जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन वो भी इंक्रीज होगा, जो कि इस लीनियर लाइन के अगेंस्ट हम देख सकते हैं ग्राफ में। और ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास आएगा पी बी ऑब्जर्व्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी शुड बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन से हमारे पास आता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जैसे राउल्ट्स लॉ के केस में आती थी, इट विल ऑल्सो वेरी लीनियरली। तो P टोटल जो ऑब्जर्व्ड होगा दैट शुड बी इक्वल टू P टोटल फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ये है PA प्लस PB जो कि इक्वल होता है P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। तो ये होगा ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि जैसा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होगा वही ग्राफ होगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। तो जैसा अभी हमने स्टडी किया कि आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो ए की इंटरेक्शंस हैं दैट शुड बी सिमिलर टू बी इंटरेक्शंस, और सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद जो ए बी इंटरेक्शन होंगी दैट शुड आल्सो बी सिमिलर। मींस जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है और सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है, दे ऑल शुड बी सिमिलर। तो इस टाइप की सिमिलर इंटरेक्शन तो वहीं पॉसिबल है जहां पे सिमिलर पोलैरिटी होगी। और जहां पे सिमिलर साइज होगा दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स का, और अगर सिमिलर साइज और सिमिलर पोलैरिटी होंगे तो हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी ऑलमोस्ट 0 होगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन हुआ C2H5Br एंड क्लोरोइथेन C2H5Cl। अब ये देखो यहाँ पे जो ब्रोमोइथेन है और क्लोरोइथेन है दे बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का साइज भी नियरली सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन की जगह एक क्लोरीन ही रिप्लेस हुआ है, तो इनका साइज भी सिमिलर ही है, दे हैव सिमिलर साइज। तो इन रीजंस के कारण जो इंटरेक्शन हमारी ब्रोमोइथेन में होंगी वैसी ही इंटरेक्शंस होंगी क्लोरोइथेन में, और वैसी ही इंटरेक्शन होंगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो ये एक एग्जांपल हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। एक कंप्लीटली परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत रेयर होता है, बट ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन के ही हैं।
ऐसे ही एक एग्जांपल है बेंजीन एंड टोलुइन। अब बेंजीन एंड टोलुइन में भी सिर्फ एक CH3 का ही तो डिफरेंस है, इनकी पोलैरिटी भी सिमिलर है, तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली एनहेक्सेन एंड हेप्टेन दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक कार्बन का तो डिफरेंस है, इसीलिए ये भी एक एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस which does not follow Raoult's law over the entire range of concentration, मींस ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें उन केस में जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का P टोटल ऑब्जर्व्ड will not be equal to P नोट A chi A प्लस P नोट B chi B, जो हम राउल्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करते थे, ये वो कैलकुलेटेड वाला होता था ना। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं इन केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, मींस जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज आइदर ग्रेटर देन और लोअर देन द वन प्रिडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, ओके, but it will never equal to the vapor pressure predicted by the Raoult's law. सिंस यहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन AA BB मॉलिक्यूल्स they will also not be equal to forces of attraction between AB molecules. ये forces of interaction भी either weaker होंगी और stronger होंगी। ये नॉन आइडियल के केसेस में डेल्टा V मिक्सिंग means change in volume after mixing should not be equal to 0. It will be either greater than 0 or less than 0. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस में जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशंस का आ रहा है वो या तो ज्यादा होगा जो आइडियली कैलकुलेट करके हमें दो सॉल्यूशंस का आना चाहिए उससे, या फिर कम होगा, बट फाइनल वॉल्यूम विल नेवर बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल था हमारे पास V1 प्लस V2। सिमिलरली डेल्टा H मिक्सिंग मींस चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग विल नेवर बी इक्वल टू 0 in case of non-ideal solutions. It will be either greater than 0 or less than 0. इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में या तो हमारे पास डेल्टा H पॉजिटिव होगा या डेल्टा H नेगेटिव होगा। जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड सेकंड कैटेगरी है जिसमें ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दे विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो चलो अब हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which show positive deviation from Raoult's law. If vapor pressure of the solution is higher as compared to the one predicted by the Raoult's law, then the solution exhibit positive deviation from the Raoult's law. हमारा जो वेपर प्रेशर है P total observed जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का, that is greater than the one predicted by the Raoult's law, P naught A chi A plus P naught B chi B. Similarly, अगर PA observed is greater than P naught A chi A and PB, ये भी तो राउल्ट्स लॉ है ना, observed is greater than P naught B chi B. If vapor pressure is higher, absorbed vapor pressure P total absorbed vapor pressure is higher
is greater than the one calculated by the Raoult's law, then it show positive deviation. तो ये शो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ठीक है, ये क्लियर है. और ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, तो उन केस में डेल्टा वी मिक्सिंग दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग मीन चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0. अब इस सब पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या है? रीजन छिपा है इनकी इंटरेक्शंस के बीच में. इन सॉल्यूशंस में जो ए बी की इंटरेक्शंस हैं दे आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी बी. इट मींस जो ए बी की इंटरेक्शंस हैं दे आर वीकर एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस. यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एंड बी बी इंटरेक्शंस आर मोर as compared to AB interactions. These interactions are stronger. Since ये solution में force of attraction weak है, AB की interaction weak है, तो यहां पे क्या होगा? Forces of attraction कम हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में. Forces of attraction will decrease. AB के बीच में interactions weak है, इसका मतलब इनके बीच में forces of attraction कम हो जाएंगी एज कंपेयर टू ए एंड बी बी मॉलिक्यूल्स. अब सिंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस मॉलिक्यूल विल इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर्स. अब सिंस ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब वेपर्स इंक्रीज हो गए ना. वेपर्स इंक्रीज हो गए, वेपर्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ. वेपर प्रेशर जिसको हम पीटी से लिख देते हैं यहाँ पे, दैट विल इंक्रीज. तो इसी रीजन से यहाँ पे ये जो पी टोटल है जो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इट इज ग्रेटर देन, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, इट इज ग्रेटर देन पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी. ये क्लियर हुआ कि ए बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है, इसीलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होंगी, कम होंगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे. वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशंस के सरफेस पे. वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ, तो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब हमने यहाँ पे देखा था कि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं. इसका मतलब क्या होंगे? इसका मतलब होंगे जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, दे विल बी फार अपार्ट एज कंपेयर टू ए एंड बी बी मॉलिक्यूल्स. तो ये मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर होंगे तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मींस जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आएगा दैट विल बी मोर. तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो हुआ था वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, तो V फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसीलिए इट विल बी ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास आया था डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0. तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हम चेंज इन एंथैल्पी. इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. अब इसको स्टडी करते हैं. हमने देखा कि जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस हैं दे आर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू ए बी जो कि एक वीक इंटरेक्शंस हैं. अब ये देखो यहाँ पे ए और बी में बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने में हीट अब्सॉर्ब होगी. हम मान लेते हैं वो है 200 जूल, दोनों को मिला के 200 जूल, 100 जूल इसकी 100 जूल इसकी, तो ये होगी 200 जूल. और हमने देखा कि जो ए बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने पे हीट रिलीज होगी. सिंस यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो ये नेगेटिव से लिखेंगे हम इसको. यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है इसलिए ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हुई एज कंपेयर टू यहाँ पे ए बी में इंटरेक्शन वीक हैं तो एनर्जी रिलीज भी कंपैरेटिवली कम हुई. तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास नेट एनर्जी आएगी
डेल्टा एच मिक्सिंग में ये पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, वाई इट इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्राफ फॉर सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो रेड लाइंस हैं ये शो करती हैं आइडियल नेचर ऑफ सोल्यूशन, मींस आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे और राउल्ट्स लॉ में हमने देखा था कि पी ए की वैल्यू होगी इस लाइन के अलोंग, ये पी बी की वैल्यू होगी, पी बी की वैल्यू मोल फ्रैक्शन के साथ ऐसे वेरी करेगी, और ये था टोटल वेपर प्रेशर जो एक लीनियर लाइन होगा इसके अलोंग। तो देखो अगर आइडियल केस था तो अब हमारे पास था यहाँ पे पी ए वॉज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। ये था जब था आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे। अभी हमने यहाँ पे स्टडी किए ऐसे सोल्यूशन जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो उस केस में क्या होता है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए। तो ये देखो यहाँ पे इसीलिए जो पी ए की वैल्यू for such solutions which show positive deviation from Raoult's law, it is more as compared to the solution which follows Raoult's law. तो ये देखो यहाँ पे पी ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई इस कर्व के अलोंग, पी ए की वैल्यू आई हमारे पास फॉर सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली पी बी की वैल्यू क्या होगी, पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। तो ये देखो ये है आइडियल केस, और फॉर द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ ये आएगी पीबी की वैल्यू, इस कर्व के अलोंग आएगी पीबी की वैल्यू विच इज मोर एज कंपेयर टू द वंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली और देखो अब यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू क्या होगी, पी टोटल शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो देखो जब ये रेड वाली लाइन के अलोंग पी टोटल की वैल्यू होती थी तो वो होती थी पी ए प्लस पी बी। फॉर पॉजिटिव डेविएशन हमने देखा कि जो पी टोटल की वैल्यू है इट इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसीलिए हम देखते हैं कि पी टोटल की वैल्यू इस कर्व के अलोंग होगी इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और अगर हम एक्सट्रीम केसेस देखते हैं जहां पे हमारे पास या तो कंपोनेंट ए प्रेजेंट है या फिर ओनली कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, तो उनके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू तो होगी जो प्योर लिक्विड स्टेट में होते थे पी नॉट ए और पी नॉट बी। लेकिन ए और बी को मिला के जो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा उसमें वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू आइडियल केस। टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर ऑफ ए भी इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा और वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक होंगी। यही पढ़ा था ना हमने कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ए और बी के बीच की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू ए बी। ठीक है, तो ये है जैसे मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अकॉर्डिंग टू दिस जो इथेनॉल के बीच की इंटरेक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू इथेनॉल एसीटोन के बीच की इंटरेक्शन। तो होता भी ऐसे ही है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल के केस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्योर इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब इथेनॉल में हम एसीटोन ऐड करते हैं तो ये जो एसीटोन है ये इथेनॉल की इंटरेक्शंस को वीक कर देता है। तो मतलब जो हमारे पास इथेनॉल एसीटोन इंटरेक्शंस होंगी वीक इंटरेक्शंस होंगी, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शंस वीक इंटरेक्शंस होंगी, और इन वीक इंटरेक्शंस के कारण दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एक और एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन में जो डाइपोलर इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू दिस इंडिविजुअल इंटरेक्शंस। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूट है
तो यहाँ पे जो सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शंस होंगी दे विल बी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, जो हुई एक सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, उससे स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसे दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर बनाना चाहते हैं जिनमें आपस में इंटरेक्शंस बहुत कम हो, तो हम क्या चाहेंगे कि उनका नेचर सिमिलर ना हो, एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा मॉलिक्यूल हो नॉन पोलर। मतलब जो सॉल्यूशन एक मिक्सचर होगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, पोलर एंड नॉन पोलर कंपोनेंट्स का, तो वो मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और बेंजीन, बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड बेंजीन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बेंजीन में होंगी बस वॉन डेर वाल फोर्सेस। जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होंगी वो वीक होंगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर प्लस टोलुइन। टोलुइन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ, और पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे मिथेनॉल प्लस बेंजीन, या फिर इथेनॉल प्लस टोलुइन। ये सब एग्जांपल हुए सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब देखते हैं सॉल्यूशंस व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर इज लोअर, मींस जो पी टोटल है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो कि हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, जो कि एक कैलकुलेटेड वैल्यू है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसके अलावा जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हैं वो भी कम होंगे। पी ए ऑब्जर्व्ड will be less than P नॉट ए काई ए, जो हम राउल्ट्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं, और सिमिलरली पी बी ऑब्जर्व्ड will be less as compared to P नॉट बी काई बी। ये तो बात हुई वेपर प्रेशर की फॉर द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, चाहे वो पार्शियल वेपर प्रेशर हो या टोटल वेपर प्रेशर हो, वो कम हुआ है एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ ना। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने हैं बाद में, मींस ए बी मॉलिक्यूल जो बाद में बने हैं, कहीं ना कहीं इनकी इंटरेक्शंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी मॉलिक्यूल। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए तो वो वेपर फेज में इजीली एस्केप नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए वेपर प्रेशर हमारा कम है। ये जो हमने लोअर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया है फॉर सच सॉल्यूशंस, इसके पीछे रीजन जो है वो रीजन कहीं ना कहीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, मींस इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है ना। क्या होता है इस केस में, जो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस हैं या फिर बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस हैं, दिस इंटरेक्शंस आर वीकर एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शंस। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। ए बी इंटरेक्शंस आर मोर एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शंस और बी बी इंटरेक्शंस। यही मैंने यहाँ पे बताया था ना कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी जो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हुई है। अब ये देखो, यहाँ पे ए के बीच में इंटरेक्शन वीक है, मींस ए के मॉलिक्यूल्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे, दे विल बी फार अपार्ट, और बी के मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर प्रेजेंट होंगे। लेकिन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब
जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी वेरी क्लोज, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे। तो ये पास पास होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। यहाँ पे वॉल्यूम मोर था, वॉल्यूम मोर, और ए बी का वॉल्यूम लेस होगा। तो हम देखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग तो यही होता है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इनिशियल तो मोर है, फाइनल लेस है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव में आएगा, मींस डेल्टा वी मिक्सिंग will be less than 0. Therefore, for the solution showing negative deviation from the Raoult's law, delta V mixing will be less than 0. अब रह गया डेल्टा एच मिक्सिंग, इसकी वैल्यूज कैसे वेरी करेंगी फॉर सच सॉल्यूशंस। अब देखो, अब यहाँ पे हमने कहा ना इंडिविजुअल कंपोनेंट ए और बी बी, इसकी इंट्रैक्शंस वीक है एज कंपेयर टू ए बी। अब हमें पता है कि इस केस में बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब होगी, और यहाँ ए बी की फॉर्मेशन के लिए हीट रिलीज होगी। अब देखो यहाँ पे ए और बी की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे हीट रिलीज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीट अब्सॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो 20 जूल नेट हीट अब्सॉर्ब हो रही है, मीन्स 10 जूल ए के लिए और 10 जूल बी के लिए, 20 जूल टोटल हीट अब्सॉर्ब हो रही है, और जो हमारे पास रिलीज हो रही है वो आ रही है 40 जूल, और ये हीट रिलीज होती है तो इसीलिए इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास -20 आएगी, मींस नेगेटिव आएगी। तो हमने देखा यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज लेस देन 0। तो हमने देखा कि सॉल्यूशंस व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दे हैव लोअर वेपर प्रेशर, delta H mixing is less than 0, delta V mixing is less than 0, and intermolecular interaction between AA are weaker as compared to those of AB. अब फटाफट हम ग्राफ देख लेते हैं फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसके लिए हमने वेपर प्रेशर देखा, अगर नेगेटिव डेविएशन हो तो PA क्या होगा, PA will be less than P नॉट A chi A, और ये PA एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और PB भी लेस देन P नॉट B chi B, और P टोटल विल बी लेस देन PA प्लस PB, जो होगा P नॉट A chi A प्लस P नॉट B chi B। ओके, तो देखो आइडियल केस में तो यही होता था, ये जो रेड वाली लाइंस हैं ये आइडियल सोल्यूशन के लिए थी। अब यहाँ पे PA की वैल्यू इज लेस देन एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेशन ना, तो ये देखो ये है PA की वैल्यू। आइडियल सोल्यूशन होता तो ये ऐसे होनी चाहिए थी, बट फॉर नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो PA की वैल्यू फॉर सच सोल्यूशन आएगी इस कर्व के अलोंग। सिमिलरली PB की वैल्यू भी आइडियल केसेस में ये आनी चाहिए, बट फॉर नेगेटिव डेविएशन ये आएगी इस कर्व के अलोंग, क्योंकि PB की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, और P टोटल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू जो वैल्यू थी हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, उनके लिए तो ये स्ट्रेट लाइन थी, बट यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उस केस में P टोटल की वैल्यू डिक्रीज हो गई इस कर्व के अलोंग। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एक्सट्रीम केस है उनमें क्योंकि प्योर सोल्यूशन A होगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी P नॉट A, व्हेन ओनली कंपोनेंट B इज प्रेजेंट देन वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी P नॉट B। एग्जाम्पल्स फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन ये हुए जैसे मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनालिन, या फिर मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ऐसे सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे जिनमें ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू ए और बी बी। यही हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल
जिनको मिक्स करने पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हों, वैसे मॉलिक्यूल्स नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 क्लोरीन और ये एक हाइड्रोजन, और एसीटोन को हम यहाँ लिख देते हैं, ये एसीटोन डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब देख यहाँ पे क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ये कार्बन पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब कार्बन कहां से लेगा? कार्बन लेगा हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन है ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के, एसीटोन की ऑक्सीजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। इसीलिए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एक एग्जांपल हुआ फॉर द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अगर हम गौर से देखें इन मॉलिक्यूल्स को, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? जैसे ये क्लोरोफॉर्म है तो ये है CHX3, यहाँ पे हेलोजन है ना, ये भी सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। और कोई अदर कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये हो सकते हैं जैसे CHCl3 और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे C2H5N। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी। नेगेटिव डेविएशन के और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो वो शो करता है नेगेटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, या फिर मिक्सचर ऑफ HI प्लस वाटर। ये सब एग्जांपल होते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।